नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और जैसा कि हमने अपने शो का शीर्षक रखा है बीजेपी का मास्टर प्लान 2024 के लिए, चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं सभी दलों की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कर लिया है और अलग अलग हिस्सों की स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी है। आज हम बात करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पे मिशन 80 का एक उद्घोष किया गया है और राष्ट्रीय जब सम्मेलन होता है उसके बाद हर राज्यों के अलग अलग यूनिट में होता है और वहाँ ये तय किया गया। तो उत्तर प्रदेश, लोग कहते हैं कि ईडियम में फ्रेज़ है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूपी में 80 सीट्स हैं और जो उसको ठीक से जीत लेता है उसके लिए दिल्ली का रास्ता आसान हो जाता है। इसलिए दिल्ली के लिए यूपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो मिशन 80 का टारगेट है या नारा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश की परिस्थिति क्या है। बीजेपी ने पिछली दो लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त बढ़त हासिल की। 2019 में काफ़ी ज़्यादा 73 सीटें जीती थी। 2014 में, 2019 में थोड़ी सीट्स उनकी कम हुई थी, लेकिन फिर भी 63-62 सीटें जीत ली थी उन्होंने। और इस बार उसको और बढ़ाने की कोशिश की जा सकती, इसीलिए वो नारा रखा गया है मिशन 80। और उसके लिए क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, किस तरीके के समीकरण हैं, ग्राउंड में किस तरीके की सिचुएशन है, लोग क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, इश्यूज़ क्या है वहाँ पे, राज्य सरकार के कामकाज का क्या असर होगा, जाति समीकरण क्या होगा, तमाम सारे पहलू हैं जिसको हम आज समझने की कोशिश करते हैं। और इस साल कई राज्यों के चुनाव हैं, 9 तो ऑफिशियली हैं और जम्मू में हो गया तो 10 हो सकते हैं। तो उनके ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट होंगी, लेकिन टारगेट आज का है, समझने का है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो बहुत ही वरिष्ठ पैनल है, मैं आपसे परिचय कराता हूँ। उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हैं। CSDS के प्रोफेसर, सेफोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री संजय कुमार जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मिशन 80 को समझने के लिए। ब्रजेश जी, आपसे शुरुआत करता हूँ आज मैं। ये जो नारा रखा गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कोई हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे कि कौन कितनी सीटें 80 जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन मिशन 80 एक स्टेटमेंट है जो ये जानने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना लक्ष्य रखा है ये कितना अचीवेबल है। आपके हिसाब से ब्रजेश जी क्या स्थिति बनती दिख रही है? देखिए, लक्ष्य हमेशा बहुत बढ़ाकर ही रखा जाता है। कारण ये रहता है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे और वो बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ें, एक ये बात हमेशा रहती है। अब इसमें जो मामला है कि साहब ये कितना पा पाएंगे, है क्या कि पिछला विधानसभा चुनाव की दृष्टि से यदि हम देखें तो एक चुनौती बड़ी है, क्योंकि एक सबसे समाजवादी पार्टी गठबंधन है, उसने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, अपने वोटों को बढ़ाया था। लेकिन जब 2019 के उससे देखते हैं तो 2019 में एक ऐसा गठबंधन उत्तर प्रदेश में बना था, मुझे लगता है इससे मजबूत गठबंधन की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। जो ये गठबंधन बना था, बसपा समाजवादी पार्टी दोनों ने लंबे समय तक शासन किया, वहां पर उनका अपना वोट स्थिर रहा, 27-28%, बसपा का 24%, इस तरह, और उसका कभी 3% तक गया समाजवादी पार्टी। उससे साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय लोकदल वो भी उनके साथ था, और किसान आंदोलन, और तो नहीं, किसान आंदोलन नहीं, ये इसके पहले जो मतलब किसानों के पर जो राष्ट्रीय लोकदल की जो पहचान है वो सारा कुछ जुड़ा रहा उसके साथ। तो वो जो जुड़ा रहा तो उससे लगता था ये गठजोड़ बहुत मजबूत है। और लेकिन उसके बावजूद 63 सीटें पाई उसने। और एक आश्चर्यचकित करने वाला ये परिणाम था कि साहब 80 में 63 पाना भी, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था कि बिल्कुल स्वीप कर जाएगा ये जो महागठबंधन है। कारण के 1993 में जो चुनाव हुए थे वो मस्जिद गिरने, बाबरी ढांचा गिरने के बाद हुआ था चुनाव, और उसमें जो है इस गठजोड़ के कारण ही बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी। अब हम बात करते हैं कि साहब 2022 में जो चुनाव हुए, 2022 का चुनाव जो है
वो इसलिए महत्वपूर्ण था, कारण है कि राष्ट्रीय लोकदल भी था, किसान आंदोलन भी था, सब कुछ था, उसके बावजूद उन्होंने सत्ता में आने से रोक दिया। अब चुनौती बड़ी है। चुनौती इसलिए बड़ी है कि ये जो है गठजोड़ अभी भी कायम है। राष्ट्रीय लोकदल मिला हुआ है, इसके साथ जो भीम से आर्मी है, वो जो है, जो चंद्रशेखर आजाद की जो भीम आर्मी है, वो भी काफ़ी मदद कर रही है। तो ये गठजोड़, इसको आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी बात हम देख रहे हैं, जो जमीन में मैं देख रहा हूं, कि आप एक परिवर्तन देख रहे हैं वहां पर, कि जो मुस्लिम कई नेता हैं उनमें कुनकुनाहट है। वो अजीब तरह का व्यवहार कर रहे हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, इमरान मसूद जो हैं वो चले गए बसपा में, और इसके साथ ही जो ये बर्क साहब हैं, ये एक अलग अलाप रहे साहब। मायावती बहुत अच्छा शासन कर रही थी। प्रयागराज में तमाम मुस्लिम नेता भी बसपा में चले गए हैं। हुआ क्या है कि इस चुनाव के बाद, जिसमें लगता था कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा 2022 के चुनाव में, उसमें सत्ता परिवर्तन न होना तो बहुत लोगों को ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि साहब, क्या ये गठजोड़ बीजेपी को नहीं हरा सकता है? और उसके लिए मायावती ये पूरा प्रयास कर रही हैं, मैसेज दे रहे हैं कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ इसको। तो अब ये थोड़ी है, एक समस्या है अब समाजवादी पार्टी के सामने। तो इसलिए जो बीजेपी है उसके सामने निश्चित रूप से चुनौती बड़ी है, कठिन लड़ाई है, लेकिन वो टारगेट करके चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अब जैसे रायबरेली है, रायबरेली बीजेपी नहीं जीती कभी। जो जब जीती, जब अरुण नेहरू थे, उसके बाद से जब से गांधी परिवार आया, उसके बाद नहीं जीते वो। सोनिया जी आई, राहुल जी आए। अब क्या हो रहा है रायबरेली में कि साहब, रायबरेली में बीजेपी टारगेट किए हुए है। वो चाहती है कि वो लगातार 2 साल से वहां लगे हुए हैं, तो एक एक सीट का वो आंकलन कर रहे हैं। अब परिणाम क्या होंगे मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बाकायदे एकजुट होकर के हर क्षेत्र का अलग उनकी योजनाएं हैं, उनके वर्कर जा रहे हैं। तो ये जो कोशिश है उनकी कोशिश, कभी ये लक्ष्य को तो पाना मुझे तो नहीं लगता 80 में 80, लेकिन वो मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है मोदी के चेहरे पर होंगे। और वो वैसे भी 50% वोट पाए थे, और यदि वो पाते हैं तो फिर दूसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं बनती, क्योंकि बिल्कुल प्रदेश में दो तरफा लड़ाई नहीं होनी है। क्या रायली सीट खतरे में है क्या ब्रजेश जी? रायली सीट खतरे में है क्या? नहीं, खतरे में नहीं है, लेकिन हाँ, इस बार आपको बड़ी रोचक लड़ाई देखने को मिलेगी। अच्छा, मतलब इस बार जंग होगी, रोचक लड़ाई इसलिए मिलेगी कि बीजेपी वहां पर, हाँ जंग इसलिए, मैं ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, कारण क्या है कि जैसा अमेठी का चक्रव्यूह रचना की गई थी, ठीक उसी तरह रायबरेली भी की गई है। मैं 2 साल से, आप यदि मैं जमीन में जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि साहब वो काफी प्रयास कर रहे हैं। वो गांव-गांव जाकर के उनके वर्कर जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब हम, और काफी काम को भी करवा रहे हैं। और उन तमाम लोग कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, तो ये एक असर है। तो अब ठीक है ब्रजेश जी, दोबारा आते हैं तो इसको और नहीं काटा जा सकता, विस्तार करते हैं इसको। और संजय जी, बिखरा हुआ विपक्ष, अलग अलग अपनी अपनी रणनीतियां, अलग अलग अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज, और 2 बड़े प्रयोग हो चुके हैं सर। जैसा अभी ब्रजेश जी कह रहे थे, सपा बसपा मिलकर लड़ चुके हैं, कांग्रेस भी मिलकर लड़ चुकी, सारे प्रयोग हो चुके हैं। तो हम लोग एक ये वाला भी जो गेस लगाते हैं कि अच्छा ये हो जाए तो शायद ये हो जाए, वो प्रयोग ऑलरेडी हो चुके हैं। आपके हिसाब से क्या है ये जो मिशन 80 इन्होंने रखा है संजय जी? तो ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि 80 में 80 आप कोई प्रेडिक्शन करें। जैसे मुझे ध्यान है जब पिछला वाला विधानसभा चुनाव हो रहा था 17 वाला, तो उन्होंने अब की बार 300 पार कारों के पीछे लिख के घूमते थे बीजेपी कार्यकर्ता। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि 402 सीट जीत लेंगे। तो वो लोग बहुत ही, मैं ये कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल टारगेट रखते हैं वो। तो अब ये 80 में 80 तो पता नहीं प्रैक्टिकल है कि नहीं, आप बताइए सर। नीरज जी, आपने कहा कि मैं प्रेडिक्शन करने नहीं कह रहा हूं आपको। ऐसा नहीं है कि मैं जो प्रेडिक्शन करूंगा वही हो जाएगा जी। लेकिन देखिए, हमारे पास हमारे सामने 2 तथ्य हैं। 2014 का विधानसभा चुनाव
जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी का कोई गठजोड़ नहीं था, सब आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। नतीजा क्या हुआ? 74 सीटें बीजेपी को आई उनके गठबंधन सहयोगियों के साथ। दूसरा उदाहरण है 2019 का लोकसभा चुनाव। दो पार्टियों, राज्य की जो दो मजबूत रीजनल पार्टियां हैं, बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया। इसके बावजूद बीजेपी को 64 सीटें आई। अब जो स्थिति 2024 के लिए बन रही है, आज की स्थिति अगर देखें तो स्थिति क्या है? स्थिति बड़ी साफ है नीरज जी। किसी भी पार्टी, ये जो सारी विपक्षी पार्टियां हैं, कोई आपस में मेलजोल, गठजोड़, गठबंधन करने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। मायावती जी ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो स्थिति क्या बनती हुई दिखती है? मेरे समझ से स्थिति ये है, एक तरफ बीजेपी, उनके साथ उनकी जो छोटी मोटी सहयोगी दल होंगे, समाजवादी पार्टी, उनके साथ एक आध छोटे सहयोगी दलों के साथ वो गठबंधन करेंगे, कांग्रेस और बीएसपी। तो एक तरह से चौतरफी लड़ाई होगी, कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। और ऐसी स्थिति में अगर वो कह रहे हैं मिशन 80, तो उनका कहना लाजमी है, क्योंकि अगर ऐसी लड़ाई होती है जिसकी संभावना पूरी है 2024 में, ऐसी लड़ाई होगी, निश्चित रूप से उनका ग्राफ 2019 की तुलना में ऊपर जाएगा और वो कहीं भी जाके अटक सकता है, वो कहीं भी टिक सकता है। वो 70, 72, 74, 75 हो सकता है, इसकी गुंजाइश बनी रहेगी। ओके यूसुफ भाई, ब्रजेश जी ने जिक्र किया कि मुसलमान भी थोड़ा कसमसा रहा है समाजवादी पार्टी को, उसको लगता है कि ये टॉप आउट हो गया। हम लोग मार्केट लैंग्वेज में कहते हैं ना कि इसका टॉप बन गया है, जो कि बहुत बढ़िया चुनाव लड़े लेकिन टॉप जैसा बनता हुआ दिखा। अब ये बीजेपी भी कह रहे हैं कि वो पसमानदा मुसलमान को अपनी तरफ करेंगे, उनके बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, वोट दे न दे लेकिन हम तो अप्रोच करेंगे। आपके हिसाब से क्या ग्राउंड रिपोर्ट है यूपी में मिशन 80 को लेकर के? देखिए, मिशन 80 का तो जो टारगेट है वो तो उसी तरह का टारगेट है जैसे बोर्ड के एग्जाम में कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स लाने की कोशिश करता है। तो उसी तरह का मैं संजय जी की बात से सहमत हूँ कि वो आंकड़ा 62 और 72 या 75 के आसपास कहीं भी आगे टिक सकता है, जिस तरह के हालात बनते हुए अभी दिख रहे हैं। जहाँ तक बात है मुस्लिम वोटर्स की, देखिए बीजेपी मुस्लिम वोटर्स पर, खासकर पसमानदा मुसलमानों पर कोई आज से तो काम कर नहीं रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे 2013 से, तब से उनके एजेंडे पे ये है। लेकिन खुल के बीजेपी ने भी जुलाई में जो हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तब प्रधानमंत्री ने खुल के पसमानदा मुसलमानों की बात की और बीजेपी से कहा कि वो पसमानदा मुसलमानों को आउटरीच करें, उनके बीच जाएं, उन्हें पार्टी से जोड़ने की कोशिश करें। उसके बाद से वो तमाम चीज़ें शुरू हुई और योगी सरकार जब बनी दूसरी बार तो दानिश अंसारी को मंत्री बनाया गया, मोहसिन रजा को हटाया गया, तो एक संकेत दिया गया। लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि पसमानदा मुसलमान कोई बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। बीजेपी की कोशिश क्या है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 50% वोट पे खड़ी है उत्तर प्रदेश में और लगभग विधानसभा में वो इससे थोड़ा कम वोट पर है। तो बीजेपी एक लॉन्ग टर्म कोशिश कर रही है। साहब, अगर मुस्लिम वोटों के बंटवारे से बीजेपी जीतती रही है तो वो जो बंटवारा मुस्लिम वोटों का हो, उनमें से कुछ हिस्सा अगर बीजेपी को भी मिल जाए तो उसका वोट प्रतिशत लोकसभा में भी बढ़ जाएगा और विधानसभा में भी बढ़ जाएगा, तो उससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी। तो बीजेपी के लिए ये स्ट्रेटेजी है कि वो मुस्लिम वोटों का जो बंटवारा होता रहा है बीजेपी के खिलाफ, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता रहा है। तो उस बंटवारे में वो अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करके अपने आप को और मजबूत करना चाहती है। ये बात मुसलमान भी समझता है। तो जहाँ तक ये बात है ना, क्योंकि पसमानदा मुसलमानों के जो रियल इश्यूज हैं, जो उनकी शिकायतें रही हैं बाकी दलों से, उन पर तो बीजेपी भी कोई खास काम करती नहीं दिख रही है। मिसाल के तौर पे एक सबसे बड़ा मुद्दा पसमानदा मुसलमानों का जो है, जो पिछले 20-30 साल से चल रहा है कि भाई 341 संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जो आरक्षण मिला हुआ है दलित कैटेगरी के, तो जिन दलितों ने इस्लाम धर्म अपना के वो जो मुसलमान हो गए हैं या ईसाई हो गए हैं, वो धार्मिक पाबंदी हटा दीजिए। अब जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 का है, तो उस पर तो बीजेपी का कोई क्लियर स्टैंड है नहीं। और उस पर हालांकि अभी कमेटी बनी, तो कमेटी वो मोदी जी ने स्वेच्छा से नहीं बनाई है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा किया है, कहा कि सरकार जवाब दे, क्योंकि 10 साल तो कांग्रेस की सरकार उसमें जवाब दे नहीं पाई थी, तो
तो एक मजबूरी है, लेकिन क्या वो रास्ता खोलने को तैयार है बीजेपी उसके लिए? तो पसमानदा मुसलमानों की जो रियल मुद्दे हैं उनके साथ वो कहाँ तक एडजस्ट करने को तैयार है? सारा मामला तो उस पर है। और जहाँ तक बात सियासी बेरोजगार लोगों को एडजस्ट करने की है, तो देखिए आप अपने मौके के हिसाब से लोग पार्टियों से जुड़ते हैं, और जब पता है कि भाई बीजेपी एक सत्ता में रहने वाली लंबे समय तक, तो जो लोग पॉलिटिक्स में एक्टिव है वो अपना एक स्पेस ढूंढते हैं लोकल लेवल पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, तो उन्हें वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। और बीजेपी में पहले भी मुसलमान रहे हैं। 89 में बैतूल से, मध्य प्रदेश के बैतूल से आरिफ मोहम्मद बेग बीजेपी के टिकट पर जीते थे। उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर से जीते, फिर शाहनवाज हुसैन वहां से जीत करके आए। तो इक्का दुक्का बीजेपी को एक या दो लोग चाहिए होते हैं लोकसभा में, तो वो उनको मिलता रहेगा। वो सही है, शाहनवाज हुसैन को दे, मुख्तार अब्बास नकवी को दे, या किसी अंसारी या कुरैशी को दे, उससे कोई बीजेपी को खास फर्क नहीं पड़ता। उन्हें दिखावे की नुमाइंदगी चाहिए, वो उसमें से दे सकते हैं, चाहे वो अगला मुसलमान हो चाहे पिछड़ा मुसलमान हो। मुसलमान के नाम पर एक नुमाइंदगी बीजेपी को देनी है, वो बीजेपी देगी, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क मुसलमान बीजेपी की तरफ भाग जाएगा, ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लगता है। यूसुफ, अगर इस बात को मैं ऐसे रखूँ, मान लीजिए जैसे मुसलमानों को अलग कर दिया, हमने इसलिए पूछा क्योंकि बीजेपी का इस तरीके से प्रयास है उनके, मान लीजिए उनको अलग भी कर दें और आपकी इस थ्योरी में मैं चलूँ तो अब तक उनको बहुत वोट नहीं मिल रहा, तब भी वो 50% पे खड़े हैं। तो जो हिंदुओं का वोट ही अगर वो और कंसोलिडेट कर ले जाते तो उसको माइनस करके आपको ग्राउंड पे क्या दिख रहा है? मुसलमानों को माइनस कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। नहीं, जो मिशन 80 की बात अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, अगर पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो मैं इस बात से बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इस 80 का जो टारगेट वो रख रही है, तो 70 के आसपास वो सीटें जीतेगी। अगर जो आज की तारीख में हमें दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल के नाम पर एक अपना दल है, और अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की तरफ जाते हैं तो एक आध सीट उसे वो दे सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो कुल मिलाकर के ये बीजेपी और अपना दल का गठबंधन 2014 में भी 73 सीटें जीता था। 71 बीजेपी ने जीती थी और 2 अपना दल ने जीती थी, तो 73 के आसपास तो 2014 में वो था ही। अब अगर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है, आरएलडी के साथ मिलकर भी लड़ती है, बीएसपी अलग लड़ती है और कांग्रेस अलग लड़ती है, तो मुझे लगता है कि वो 70 के आसपास बीजेपी दोबारा से जीत जाएगी। लेकिन एक चीज और मैं बताऊं, जो आपने भी मुसलमानों वाली बात कही थी, मुस्लिम कम्युनिटी में पिछले 2 साल से और खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद एक नए सिरे से थिंकिंग शुरू हुई है। वो थिंकिंग ये है कि स्टेट में जो रीजनल पार्टी मजबूत है उसको वोट दिया जाए, और लोकसभा में चूंकि कांग्रेस देश भर में बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और अकेली पार्टी है कि जो करीब करीब 200 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला जहां होता है, तो वहां पर कांग्रेस को वोट दिया जाए। और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है उसका जो असर पड़ा है, उसका संकेत भी ये जाता है कि जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी देश भर में, तब तक बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकता। और इसमें मुस्लिम कम्युनिटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी का एजेंडा है और मुसलमानों का एजेंडा बीजेपी के खिलाफ हमेशा से रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ, अगर ये चीज चलती है तो इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं। अगर ये जहन बनता है मुस्लिम कम्युनिटी का कि कांग्रेस को सपोर्ट किया जाए लोकसभा चुनाव में, बाकी रीजनल, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ना मायावती पीएम बनने जा रही है, ना अखिलेश यादव पीएम बनने जा रहे हैं, और जयंत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे में एक सोच ये पैदा हो रही है, तो फिर इन लोगों को लोकसभा चुनाव में वोट देने का फायदा क्या है? तो जिसकी पार्टी का पीएम बन सकता है उस पार्टी को वोट दिया जाए। तो एक बात ये भी चल रही है। यूसुफ भाई, मैं आशुतोष जी और हर्षवर्धन के पास जा रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल जब वापस आऊँ तो जरूर पूछूंगा कि मुस्लिमों के अंदर एक ये भी होती है कि जो जीत रहा है उसको जिताओ। क्या राहुल जी जीतने की स्थिति में है? राहुल जी मतलब कांग्रेस, तो अगर आप उसको वोट दे भी रहे हैं तो क्या वो ये विश्वास है उनके अंदर? ये सवाल मैं आपसे जब दोबारा आऊँगा तब लूँगा। एक चीज़ मैं दर्शकों के लिए कह दूँ, यूसुफ भाई से मैं सारे मुसलमानों से सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि यूसुफ भाई मुसलमान है, इसलिए क्योंकि वो शायद ज़्यादा पल्स रखते होंगे। बाकी भी बहुत सारे हिंदू सवाल पूछूंगा यूसुफ भाई से। आशुतोष जी, हाईवे क्लियर है? देखिए, मायावती अकेले लड़ेंगी, अखिलेश जी अकेले लड़ेंगे, चौधरी जी का आजकल पता नहीं वो थोड़ा सा दाएं बाएं हो रहे हैं, तो फिर 50% लेके हम बैठे हुए हैं। रास्ता क्लियर है? मिशन 80। आपने संजय जी से पूछा कितनी सीटें मिलेंगी, आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं भी अच्छा, बताइए चलिए, बताइए कितनी सीटें मिलेंगी, बता दीजिए आप। ये तो बहुत अच्छी बात, तो इसलिए संकोच कर रहा था कि आप लोग मुझे ही उल्टा डांट देंगे कि यार तुम अभी कैसे सीटें पूछ रहे 1 साल पहले। बताइए कितनी मिलेंगी। देखिए, मैंने 4 जो 2014, 2017, 2019, 2022, इसमें 2 विधानसभा की इलेक्शन है और 2 लोकसभा के इलेक्शन है। इसमें 2 बहुत ही क्लियर कट जो ट्रेंड है वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ते हैं।
पहला ट्रेंड ये है कि 2014-2019 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं यूपी के अंदर, तो बीजेपी प्लस नरेंद्र मोदी का वोट होता है। और वो 2014 की तुलना अगर आप 2017 से करें तो 2014 में बीजेपी को अगर 42% वोट मिलता है तो 2017 में वो 39% घट जाता है वोट। एक तो बहुत क्लियर कट है। इसी तरीके से अगर आप 2019 में देखें तो 2019 में बीजेपी को गठबंधन समेत तकरीबन 51% वोट मिलता है, लेकिन 22 में बीजेपी को करीब 10% वोट का घाटा लगता है और 41% पे आकर रुक जाती है वो। तो एक तो ये बहुत क्लियर कट है कि जो लोकसभा का चुनाव होगा उसको विधानसभा से आप आंकेंगे तो शायद आप किसी गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब तितरफा या चौतरफा चुनाव होता है तब बीजेपी का वोट परसेंटेज कम होता है लेकिन उसकी सीटें बढ़ जाती हैं। जैसे 2000 अगर आप 2000 इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल है 2017 में बीजेपी को 39% वोट मिलता है लेकिन उसकी सीटें 300 के ऊपर निकल जाती हैं, और 2022 में बीजेपी को 41% वोट मिलता है लेकिन सीटें जो है वो पौने 300 के आसपास आ जाती है। यानी सीटों मतलब वोट परसेंटेज बढ़ रहा है लेकिन सीटें घट रही। इसी तरीके से लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो 2014 में जब सब अलग अलग लड़ रहे थे तब बीजेपी का वोट परसेंट था 42 और सीटें थी 72-73 के आसपास गठबंधन के साथ। लेकिन 19 में जब सपा बसपा जाते हैं तो बीजेपी का वोट परसेंट में 8 से 9% का जंप होता है लेकिन सीटें घट जाती हैं। अब इसमें जो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है वो एक तो ये कि 2024 का चुनाव जो है उसमें अगर आज की तारीख बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आने वाले हैं। अगर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आने वाले हैं तो जाहिर सी बात कि बीजेपी की स्थिति पहले से थोड़ी मजबूत होगी। और लेकिन अगर साथ आएंगे, अगर मान लीजिए साथ आते हैं तो बीजेपी का वोट शेयर भले ही बढ़ जाए लेकिन उसकी सीटें कम होंगी, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है जहां जो कंबाइंड वोट होता है वो बीजेपी से ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए वोट शेयर बीजेपी का बढ़ने के बावजूद भी कंबाइंड शेयर जो वोटों का सीटों का बढ़ जाता है। इसीलिए 2019 में बीएसपी समाजवादी पार्टी साथ आई तो बीजेपी की कम से कम 10 सीटें कम हुई, लेकिन वोट परसेंट आश्चर्यजनक रूप से 10% बढ़ा था। तो मेरा मानना यह है कि सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि जो अगला चुनाव होने वाला है उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण होंगी। एक, बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी बनती या नहीं बनती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कितना उसमें पुल फैक्टर पैदा होता है। और तीसरा, क्या बीएसपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का किसी गलती से या किसी इंसिडेंट की वजह से साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते। अगर नहीं आते हैं तो मेरा मानना यह कि बीजेपी वैसे भी 50 से ज्यादा सीटें तो उसको आने की अभी भी संभावना नजर आती। 80 का तो खैर मैं नहीं कहता, 80 सीटें तो नहीं आने वाली किसी भी हाल में। बड़ा कंजर्वेटिव। अच्छा, ये 3 आपने दिए, 33% के 3 बनाए खाने आपने, इसमें मोस्ट प्रोबेबल क्या, जैसे तो 3 बनाए ना आपने, एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस और सपा बसपा और कांग्रेस, तो ये जो तीसरा वाला ये तो मेरे को भी नहीं लगता ये कभी हो पाएगा। अभी बाकी 2 में कौन सा ज्यादा प्रोबेबल लगता है? राजनीति में कभी भी क्या हो सकता है इसके, नहीं, वो तो एक सर वो बहुत ही मदरहुड स्टेटमेंट है, राजनीति संभावनाओं खेल है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकलिटी नाम की भी चीज होती है ना। ये तीसरा अगर मैं छोड़ दूं, सबसे अच्छा तीनों मिला लीजिए, मोस्ट प्रोबेबल क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे मोस्ट प्रोबेबल ये लगता है कि अंततः समाजवादी पार्टी, उसकी छोटी छोटी पार्टियां और कांग्रेस ये एक साथ आ सकते हैं। और उसमें जो बीएसपी है वो आपको लगता है सपा कांग्रेस साथ में लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींचे, वो एक ही वोट बैंक पे दोनों लड़ रहे हैं। अभी यूसुफ भाई भी कह रहे हैं कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ झुक रहा है, सपा क्यों रिस्क लेगा? अगर मैं कांग्रेस, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से होता तो मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन करता और जो कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का मोह है उसको बढ़ने से रोक देता और उसको अपनी तरफ शिफ्ट करा लेता। अरे आप जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं इसके खिलाफ वो लोग बहुत बोलते हो तो है नहीं। उनका ये मानना है, देखिए सर, आप ही की जुबानी में आपको याद दिलाता हूं, आप बहुत सारे शोज में बात बोल चुके हैं कि जब एक तरफ 50% वोट हो जाता है तो बाकी जो 50 बचता है उसमें सब लड़ मर रहे हैं। उसमें एक एन ब्लॉक है जो 18-19% का है, उसमें कोई क्यों शेयर करना चाहेगा आपके साथ? और इतनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं, इतने स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस है क्या पॉलिटिकल पार्टीज में कि इनको मिला के इनका भी खींच लें? ऐसा होता है क्या? देखिए, अगर आप दिल्ली का उदाहरण ले तो दिल्ली का उदाहरण बहुत स्पष्ट है। दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी होती है और जो 56% चुनाव वोट लेकर आती है असेंबली में, लेकिन लोकसभा में 18% पे आकर टिक जाती, 36% वोट उसका कम हो जाता। और कांग्रेस नंबर 2 पार्टी होती है
और कांग्रेस 24% वोट लेकर आती है। तो लोकसभा के चुनाव का जो अरिथमेटिक है, अगर लोगों को ये लगेगा, या मैं सिर्फ मुस्लिम तबके की बात नहीं करता क्योंकि दिल्ली में सिर्फ मुसलमान नहीं रहता है, मुस्लिम तबके की बात नहीं करता, अगर लोगों को यह लगेगा कि आम आदमी पार्टी तो कहीं रेस में ही नहीं है, समाजवादी पार्टी का आदमी तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, तो वो वोट शिफ्ट भी होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के हित में है कि वो कांग्रेस के लोकसभा में, मैं लोकसभा की बात करूं, विधानसभा की बात नहीं, लोकसभा में कांग्रेस की जो भी संभावनाएं बढ़ने की उसको रोकना है तो उसके साथ गठबंधन कर ले, उसको 7-8 सीटें दे दे और उसके बाद उसको 7-8 सीटों तक महदूद कर दे। इससे फायदा होगा समाजवादी पार्टी को, घाटा नहीं होगा इससे। ओके, हर्षवर्धन, मिशन 80, बिखरा हुआ विपक्ष, मजबूत चेहरा, कल्याणकारी योजनाएं, मुद्दा राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 में, पसमानदा के बीच में एनरोड, तरह तरह की योजनाएं गिनाते रहते हैं बीजेपी वाले। देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हम लोगों को मिशन 80 की तरफ से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी अधिकतम की संभावना से बात करती है और अभी तक तो उसका मजाक बनाया जाता था, ज्यादा समय नहीं हुआ जब कहते थे कि 160 के ऊपर नहीं जाएगी। और हमें तो 2019 का लोकसभा चुनाव याद है कि हमारे साथी पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक मित्र जो है वो कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी को पीएम बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कुछ नीचे रह गया, फिर वो कहते थे कि अच्छा भाजपा में और कौन कौन है जो अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला। एक मिनट रुकियो ना, देखो हम अपने आवाज अड्डा में हमेशा उन सुधी और वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाते हैं जो ऐसे फर्जी नैरेटिव पे बात नहीं करते हैं। आप सब लोग समझदार लोग हैं, इसलिए आप बताइए। हाँ नहीं, मैं उसको थोड़ा सा संदर्भ के साथ, संदर्भ के लिए, हाँ चलिए बताइए। देखिए मैं ये कोई किसी पर टिप्पणी, ये मैं संदर्भ के साथ बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जब हम राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार लोग देखते हैं बैठने ना, तो देखिए अभी भी हम क्या कह रहे हैं, उसका वोट मिल जाएगा, बसपा का मिल जाएगा, कांग्रेस का मिल जाएगा। अरे भाई किसी का वोट नहीं है। लोकतंत्र को इतना खराब तरीके से राजनीतिक विश्लेषकों ने देखा, पत्रकारों ने देखा, वो पार्टी का वोट बताते थे। भाई जनता को मुद्दों पर किसी के साथ जाना होता है और किसी से भरोसा कम होता है। मिशन 80 ये एक नारा है, स्लोगन है, लेकिन असली भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के वोट देने वाले 100 में 50 उनको अपने पाले में लाना चाहती है। उनको पाले में लाने के लिए क्या क्या चाहिए? अब जाहिर है राम मंदिर आंदोलन पर कितना मत मिलेगा, कितना मिलना चाहिए, वो सब सामने आया, उसकी एक सीमा है। लेकिन यह भी सच है कि उस राम मंदिर से माहौल तो एक बन जाता है और वो 2024 में दिखेगा। जब हम कहते हैं उसके आगे का वोट कहां से लाएंगे, तो भाई जो जातियां हैं जिनको आपने पिछड़ी कह के एक बना दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अरे भाई तुम्हारा हिस्सा कोई दूसरा खा ले रहा है और कहता है कि तुम तो हमारे साथ हो। उसको बताया, समझाया, वो समझने लगे। देखिए छोटे छोटे कितनी पार्टियां पैदा हुई और उन पार्टियों ने अपने अपने हक का मांगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में आप गाजियाबाद से सहारनपुर से शुरू कीजिए और आप गाजीपुर, गोरखपुर तक जाएंगे तो हर 20, 25, 50 किलोमीटर के बाद 3-4 सीटों पर प्रभाव रखने वाला कोई नेता है, कोई पार्टी है। ये पहले एकमुश्त चले जाते थे सेक्युलर ब्रांडिंग के नाम पर। अब ये सारे कहते हैं कि अरे कमाल कर रहे हो, हम हिंदू होने के नाम पर आए तो हमें लाभ ज्यादा है, हमारी पार्टी के नेता को मंत्रिमंडल में मिलेगा, हमारी पार्टी के नेता को विधायक बनाएगा, हमारे जाति के लोगों को मिलेगा। और उन सब को कहा नरेंद्र मोदी की वो स्कीम जो कह रही भाई हम घर भी दे देंगे। और अभी मैं पढ़ रहा था, सचमुच ये आंकड़ा, इसकी चर्चा कम से कम आवाज पर तो खूब होनी चाहिए, होती भी है आंकड़ों की। 64 लाख घर लोगों को दिया है, 64 लाख, 64 लाख है। देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा घर अभी देने की योजना है। अब आप कल्पना कीजिए जरा, जब हम कहते हैं कि कोई मिशन 80, मिशन 350 इस तरह की, और उसके बीच में दिग्विजय सिंह भी आते हैं, वो कहते हैं कि भाई सब जो सेना ने किया वो तो हुआ ही नहीं है, सब झूठ है, सबूत दो, प्रमाण दो। भारतीय जनता दरअसल अब इस तरह के साजिशी सिद्धांतों में फंसती नहीं। कांग्रेस की पुरानी राजनीति है, जब स्वतंत्रता हुई तो उन्होंने कहा गांधी की हत्या में संघ उस योजना में शामिल था, कहीं कोई प्रमाण नहीं, कहीं कोई लेना देना नहीं, लेकिन अछूत बना दिया। और धीरे धीरे करके उन्होंने समय समय पर सिर्फ संघ के खिलाफ नहीं, समाजवादियों के खिलाफ साजिश की।
थोड़ा बहुत कम्युनिस्टों के खिलाफ भी साजिश की। कम्युनिस्ट अपनी सीमा समझ गए 67 के बाद, जब वो दूसरे नंबर की पार्टी थी और खत्म होने लगे तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। समाजवादियों को ये लगा कि अच्छा ठीक है भाई, हमारी अपनी धारा है। अब उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि किधर जाएं, क्योंकि जो समाजवाद के नाम पे था वो सब तो मोदी जी ले उड़े हैं। जाति के नाम पे जो था वो मोदी जी ले उड़े हैं, और उसके बाद हिंदुत्व हृदय सम्राट है ही है। तो मुझे लगता है कि ये मिशन 80 से ज्यादा हम लोग बात करें क्या 50% की तरफ अचीवेबल है, जा रहे हैं। 2019 में करके दिखाया है, और जो भी भाजपा का वोट बैंक है उसमें +10% हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नरेंद्र मोदी का है। इस तरह के माहौल में मिशन 80 भी हो सकता है, 70 भी रह सकता है। ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा लक्ष्य किया हो, ये संभव है। 100/100 वाली बात कर रहे हैं। अच्छा संजय जी, एक सवाल यहाँ पे मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि ये जो तमाम इश्यूज हम लोग गिनाते रहते हैं, जाति जनगणना, इधर इनके पास इतना, इनके पास उतना है, तो हम लोग बिजनेस में एक सिद्धांत होता है कमोडिटाइज कर देना, किसी चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन और एक्सप्लोड कर दो कि उसकी वैल्यू ख़त्म कर दो। वैचारिक स्तर पे क्या ये कर दिया गया है क्या, कि अब लोग अपने को उस छोटे से पॉकेट में नहीं देखना चाहते, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी ऑल्सो? देखिए, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो पोस्ट मंडल, जब मंडल का दौर चल रहा था और उसके बाद तक ये जो गठजोड़ होते थे, जो दो शब्दों का इस्तेमाल होता है राजनीति में, अरिथमेटिक एंड केमिस्ट्री, तो पोस्ट मंडल कम से कम 10-15 साल तक, जिस समय लालू मुलायम सिंह इनका दौर था, उस वक्त तो सचमुच ये पार्टियां बिल्कुल आप गठबंधन करें और कहा जा सकता था, प्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर काफी एक्यूरेट था कि अगर फला पार्टियों का गठबंधन हो गया तो इनके जीतने की संभावना बहुत प्रबल होती थी, क्योंकि वो ऐसा समय था जब लोगों के आइडेंटिटी में जाति की आइडेंटिटी सबसे प्रबल थी। उससे लोग आइडेंटिफाई करते थे, क्योंकि वो दौर था, नया दौर हो रहा था, जिस समय ओबीसी के अलग अलग जाति, जो छोटी छोटी जाति, आप यादव कुर्मी तमाम जाति के लोगों को ये लग रहा था कि वो गर्वान्वित महसूस कर रहे थे। उनको लगता था कि हमारी आइडेंटिटी पहली बार निकल के आ रही है। तो ये 15 साल 20 साल का दौर रहा, लेकिन 2014 के बाद ये दौर खत्म हो गया है आज, और इसी के लिए ये नया टर्म एक आया, अरिथमेटिक नहीं काम कर रहा है, केमिस्ट्री की जरूरत है। तो सिर्फ अब अरिथमेटिक क्यों नहीं काम कर रहा है? निश्चित रूप से काम नहीं कर रहा है। अगर काम करता होता तो 2019 के यूपी के चुनाव में तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी को स्वीप करना चाहिए था। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर जिन जिन जातियों का गठबंधन हुआ दोनों पार्टियों के साथ आने से, उस अरिथमेटिक के हिसाब से जाएं तो उन्हें बहुत वोट मिलना चाहिए था और सारा स्वीप करना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री उनके पक्ष में नहीं थी। अरिथमेटिक अब नहीं काम करता है। क्यों नहीं काम करता? क्योंकि जैसे कहते हैं कि अब एक नई तरह की, एक नई राजनीति शुरू हो गई, और वो नई राजनीति क्या है? आइडेंटिटी है, लेकिन कास्ट की आइडेंटिटी से हटके लोग अपने आप को धार्मिक आइडेंटिटी, हिंदुत्व की आइडेंटिटी से ज्यादा जोड़ने लगे, नेशनलिज्म की आइडेंटिटी कि हम भारतीय हैं। और ये आइडेंटिटी कहां से आई? ये जो तमाम तरह की चीजों को, तमाम तरह के इश्यूज के इर्द गिर्द बीजेपी ने लोगों को मोबिलाइज करना शुरू किया। आप कहते हैं राम मंदिर की बात होती है, तो राम मंदिर क्या है? वो भावनाओं का प्रतीक है। तो इन सब चीजों से ये जो प्राइमोडियल आइडेंटिटी थी कास्ट वाली, वो ढक गई है। और आपने जिसका जिक्र किया, थोड़ा थोड़ा उसमें टेक्नोलॉजी का भी है प्रभाव, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी के प्रभाव को बहुत नहीं मानता। एक समय के अनुसार हर चीज का, कहते हैं एक शेल्फ लाइफ है। शेल्फ लाइफ था 15 से 18 साल, वो बीत गया, वो एक्सपायर कर गया है, और उसी एक्सपायरी डेट को फिर से रिन्यू करने की कोशिश की जा रही है रीजनल पार्टियों के द्वारा, जिनका जनाधार इन छोटी छोटी जातियों, ओबीसी जातियों में ज्यादा है। इस वजह से अब हमें लगता है कि राजनीति बिल्कुल बदली हुई दिखती है, और एक नई आइडेंटिटी के सहारे बीजेपी राजनीति कर रही है, और जिससे जनता अपने आप को ज्यादा आइडेंटिफाई कर रही है। जी ब्रजेश जी, जो बात जो टेक्नोलॉजी वाली संजय जी ना, मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ कि अब जो ना लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, मतलब वो आपके हमारी किसी की बात पे एकदम से विश्वास नहीं करते, वो खुद भी थोड़ा देखना चाहते हैं, और जब वो चीज़ें एक्सेसिबल है। नॉलेज इज नथिंग बट अ बंच ऑफ इन्फॉर्मेशंस, एंड इन्फॉर्मेशन हैज नोबडी इज प्रिवी। आज की तारीख में किसी के पास नॉलेज का कोई ऐसा कब्जा नहीं है, आप बैठे बैठे यहाँ सब कुछ देख लेते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे भ्रम टूटे, जो बहुत सारे भ्रम बीजेपी के बारे में भी नेगेटिव जाते होंगे, फालतू समझाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
यह बहुत सारी बातें उनके ख्याल में, तो इस टेक्नोलॉजी ने थोड़ा इक्वलाइज किया है सोसाइटी के अंदर, बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। उस संदर्भ में मैं कह रहा था कि गांव में बैठा हुआ आदमी या मुंबई के मरीन ड्राइव में बैठा हुआ आदमी एक लेवल पे एक साथ सोचता है, उसके पास फ्रांस से एक साथ फैशन आता है सर, वो प्रिवी चला गया किसी के पास कि मेरे पास पहले 6 साल बाद आपको पता चलेगा। लेकिन ब्रजेश शुक्ला सर, विपक्ष या बीजेपी की बात तो बहुत सारी योजनाएं काम किया, एक बड़ा चेहरा है मोदी जी का जिसके नाम पे भी हर्षवर्धन जी बताए थे +10। विपक्ष मान लीजिए यूपी के संदर्भ में तो किसके नाम पे वोट मांगेंगे, प्रधानमंत्री किसको बना लेंगे वो, तो जिसके नाम पे वोट ये इसके बाद डायरेक्ट जाएगा यूसुफ जी के पास जो बात कनेक्ट करेगी। जी देखिए, अब उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव में कोई ऐसा चेहरा बताना है कि बीजेपी के पास तो एक चेहरा है और कांग्रेस के पास ये रहेगा कि साहब वो कांग्रेस ने देश का नेतृत्व किया है, जैसा वो कहते रहे हैं, पिछली बार भी कह रहे थे। लेकिन बड़ा बदलाव आया है। बदलाव ये है कि साहब हम ये बता रहे थे कि जो अब गांव में जो बैठा हुआ व्यक्ति है इसका बड़ा असर हुआ है कि साहब गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने मोबाइल में देखता है क्या, वो देखता है कि साहब अच्छा इतने रुपए आ गए किसान निधि के, ये कागज जमा करने हैं, तो उसे लगता है। मैं जब दौरे में निकलता हूं तो लोग कहते हैं कि भैया कि कुछ नहीं, अब जो है अब मुंह नहीं वो करना पड़ता है, हाथ नहीं जोड़ना पड़ता है, जाके सीधे पैसा आता है बैंक में। तो ये सारी चीजें हैं, इसने बहुत वो किया है, बहुत परिवर्तन किया है। और अब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी वो है कि इस बार जो है, अब विधानसभा चुनाव में सब लोग कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में ये वोट उनका काफी जबरदस्त बढ़ा, सीटें बढ़ी। हुआ क्या कि इस बार ये बिल्कुल इसको इस दृष्टि से देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में जहां मैं जाता था, जिस क्षेत्र में जाता था, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गया, आम एक धारणा फैली हुई थी कि सरकार गई योगी की और सारा एकजुट हो रहा था, सारे लोग एकजुट हो रहे थे। यदि आप उनके आंकड़ों को उठा के देखें, मैंने बहुत अध्ययन किया है इन सारे जो वोट पड़ा है। हुआ क्या है कि जैसे मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोटों का कहीं कोई बंटवारा नहीं हुआ। कांग्रेस से जुड़ जाएगी तो क्या कर लेगी, मुझे नहीं समझ में आता है। आप समझ लीजिए 95% वोट कुल जो बिल्कुल जो प्योर मुस्लिम मोहल्ले थे, वहां आप यदि उसके आंकड़े उठा के देखें, मैंने उसको देखा है, तो 95% वोट जो मुस्लिम प्रत्याशी थे बसपा के, वो अपने अपने गांव में हार गए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में। तो ये था कि इस बार बिल्कुल बीजेपी सरकार को बिराई होनी है। लेकिन इसके बावजूद जो मैं बात कह रहा था, बिल्कुल ये नहीं कह रहा था कि साहब पसमानदा मुसलमान है, कोई मुसलमान बीजेपी के साथ जाना चाहता है। मैं कह रहा ये सिर्फ ये कह रहा था कि उन्हें लगता है कि ये इससे ज्यादा हम एकजुटता नहीं दिखा सकते थे। और वास्तव में यदि आप उनके चाहे मुरादाबाद देखें, बिजनौर देखें, मुजफ्फरनगर देखें, अमरोहा देखें, तो यदि आप उनके उसका देखेंगे, मेरठ देखें, तो आपको लगेगा कि एक तरफा और जबरदस्त पोलिंग। आप समझे 85% पोलिंग, 90% पोलिंग, उसके बावजूद परिणाम कुछ नहीं आया। तो इसलिए लोगों को लगता है कि जो प्रत्याशी है, जो प्रत्याशी की भी बात मैं कर रहा हूं कि जो प्रत्याशी हैं वो अलग टटोलते हैं कि क्या मुस्लिम वोट और दलित वोट मिल करके मुझे जिता देगा। वो उसका इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो 2019 का जो चुनाव हुआ, 2019 चुनाव में जो सबसे बड़ी सफलता बसपा को मिली वो था सहारनपुर, अमरोहा और ये मुरादाबाद, संभल, यही तो ज्यादा सफलता मिली। तो वो सोचते हैं कि दलित वोट, मुस्लिम वोट, इसलिए जो कुनमुनाहट की बात कर रहा था, बीजेपी को नहीं मिलना है बैठ, मैं जानता हूं बीजेपी को कोशिश कर ले तब भी वोट, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को वोट मिलना है। भले ही थोड़ा बहुत, अब किसी को बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ प्रतिशत भी नहीं मिलेगा, मिल सकता है। लेकिन ये जो है उसका जो नेतृत्व है वो इस बात की जोड़ घटाव में लगा है। मुझे ताज्जुब होता है कि ये लोग जोड़ घटाव कर रहे हैं और इस तरह बयान दे रहे हैं कि रास्ता खुला रहे कि क्या दलित और मुस्लिम वोट उनके क्षेत्र के मिल करके जी ब्रजेश जी, इसमें एक और बात है, बात कर रहा था। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, दलित वोट पे मायावती जी का कब्जा, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है।
ये सब टूट गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि सारा दलित वोट मायावती जी को मिलता है, ऐसा मिलता तो उनकी हालत इतनी बुरी नहीं होती कि एक भी सीट जीतने के लाले पड़ जाते विधानसभा चुनाव में। दलितों के नाम पे 2-4 सीटें जीत लेती। यही मैं कह रहा था कि इतने बड़े भ्रम टूटे हैं, साल भर किसान आंदोलन चला, नतीजा शिफर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसी में बातचीत करूंगा अगले ब्रेक के बाद, जब लौट के आता हूं तो यूसुफ जी और आशुतोष जी से, कि ये जो कंसंट्रेशन की बात होती है, जो बड़े बड़े नैरेटिव्स बनते हैं, वो भ्रम टूट जाते हैं कि ग्राउंड रियलिटी शायद कुछ अलग है। छोटे से ब्रेक के बाद आता हूँ। सुरेश जी भैया। प्लीज इसका हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे, उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T। और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं। बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं। और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा, तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई। वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हजार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्ट। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज चर्चा हो रही है मिशन 80, यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक मिशन 80 का अपना टारगेट रखा कि 80 सीटें वो जीतना चाहते हैं। हर पार्टी अपने ऐसे ही टारगेट रखती है, तो हम लोग उसी को असेस करने की कोशिश करें। आशुतोष जी, ब्रेक से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कंसंट्रेशन की, तो दूसरे साइड में तो हुआ, बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैं ये जानने या आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरे साइड में तो ये कंसंट्रेशन हो गया ना, उधर भी लोगों को लग रहा है कि पीक हो रहा है। देखिए 2-3 चीजें। पहली बात तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाने में माहिर है।
और कई बार क्या होता है कि हम उस नैरेटिव के शिकार हो जाते हैं, उस नैरेटिव के बंदी बन जाते हैं। 2 बार लगातार बहुमत का आंकड़ा पाया, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस वोट परसेंटेज को नहीं टच कर पाई जो कांग्रेस पार्टी कम से कम 4 चुनाव में उसने टच किया है। 40% के ऊपर 44%, 45% लेकर आती है। वो भी कर देंगे सर, गुजरात में कर दिया ना। गुजरात हिमाचल में नहीं कर पाए ना। हाँ ठीक है सर, चले। अरे बीच बीच में मेरी मुर्गियों को सीरियसली मत लिया करिए। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा माहौल हल्का रहे। गुजरात में भी लोग यही कहते हैं कुछ नहीं कर पाए, रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे, सोलंकी जी का तोड़ दिया जी। दूसरी बात यह है जी कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ इंडिया की और पश्चिम भारत की एक पार्टी है। उसका केरला में कोई अस्तित्व नहीं है, उसका तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में कमजोर है, बंगाल में भी कमजोर है। तो 6 प्रमुख, और बिहार में भी अगर आप जोड़ ले, बिहार में भी वो वन ऑफ द 3 पार्टीज में से एक है, महाराष्ट्र में भी वन ऑफ द 4 पार्टीज में से एक है, और पंजाब में बहुत कोशिश करेंगे, पंजाब में भी बहुत छोटी सी पार्टी है। तो उसको हमें उस संदर्भ में देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ इंडिया में कम से कम 5-6 स्टेट ऐसे हैं जहां पे वो 50% की बल्कि 60% के आसपास उसको वोट मिलता है, 60% के आसपास वोट मिलता है। उत्तर प्रदेश में 2019 में उसको 50% या 49% वोट मिला था। तो ऑलरेडी वहां पे जो है उसका वोट परसेंट 50% के ऊपर है, लेकिन 50% के ऊपर लाने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि वो जो 2014 का आंकड़ा था उसको छू पाती। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई ये सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें लेके आ जाएगी तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भी 60 सीटें तो आराम से वो जीत सकती है, इसमें मुझे संदेह आज की तारीख में नहीं है। हाँ, अगर आने वाले 5-6 महीनों के अंदर कुछ नए राजनीतिक समीकरण बन जाते हैं, कुछ नए तरीके का विखंडन हो जाता है, कुछ नए तरीके का गठबंधन हो जाता है, तो ये समीकरण बदल भी सकता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ आए, उसके बावजूद भी उनका वोट परसेंटेज, कंबाइंड वोट परसेंटेज जो था, अगर आप देखें तो 2014 में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस सब अलग अलग लड़े, उनका कंबाइंड वोट परसेंट बीजेपी के कंबाइंड वोट परसेंट से कम 5% ज्यादा है। 2017 में भी जो बीजेपी का कंबाइंड वोट परसेंटेज और अपोजिशन का कंबाइंड वोट परसेंट वो ज्यादा है। लेकिन जब सारा विपक्ष एकजुट हो गया जब 2019 में, तो उसका वोट परसेंटेज बीजेपी का वोट परसेंट से कम हो गया। तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति वहां पे उत्पन्न है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि ये इसकी कोई गारंटी नहीं कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस अगर एक साथ आ जाएंगी तो वो बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाएगी। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी आराम से आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर 60 सीट के आसपास जीत सकती है, 80 की बात भी नहीं कहता। तो मतलब अगली 20 के लिए उनको मेहनत करनी है आपके हिसाब से, है ना, और 20 पे और जोर लगाएं। मैं 20 का, भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन के मोड में रहती है, और नरेंद्र मोदी जी तो हिमाचल में जाके कह देते हैं अरे 20 में विशेष जोर लगाना, 60 तो आशुतोष जी ने भी दे दिया। यूसुफ भाई, आपसे मैंने ब्रेक से कहा था दोबारा आई तो आपसे सवाल पूछूंगा, उस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। यहाँ मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ, क्योंकि देखिए जहाँ पे इन ब्लॉक वोटिंग होती है, मैं हालांकि अब इस थ्योरी को नहीं मानता, ये आउटडेटेड थ्योरी मुझे लगती है, क्योंकि बहुत बदलाव होता रहता है समाज में। मुस्लिम समाज में भी अमीर हैं, गरीब हैं, तरह तरह के लोग हैं, उनको भी समझ में आता है कि फलाने जी को जिता के क्या फ़ायदा, वो कुछ कर तो पा नहीं रहे। तो क्या ये एक मिथ है जो अब टूटने की स्थिति में है? नहीं, देखिए जो मिथ आप बात कर रहे हैं ब्लॉक वोटिंग वाला, ये बात तो आपने सही कही कि पुराना परसेप्शन था, और ऐसा नहीं है कि किसी भी चुनाव में, आज़ादी के बाद किसी भी चुनाव में मुस्लिम कम्युनिटी ने कभी किसी एक पार्टी को वोट नहीं दिया है। और इसके संजय जी बैठे, इनके पास डेटा होंगे, अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी बराबर की पार्टियां नहीं होती, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी बराबर की पार्टियां नहीं होती, तो जाहिर सी बात है वोट मिला है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बात आपने कही, जो सवाल पूछने की बात आपने कही थी, देखिए नेशनल लेवल पे आज भी ये मानने में किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि नेशनल लेवल पे बीजेपी का विकल्प अगर कोई है तो कांग्रेस है।
2019 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर 186 सीटों पर हुई, जिनमें से बीजेपी ने 170 सीटें जीती। और 2014 के चुनाव में भी लगभग इतनी सीटों पर दोनों के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें से 162 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 9 राज्य तो ऐसे हैं जिनमें 145 सीटें हैं। उन 145 में से 140 सीटें बीजेपी के पास हैं और वहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। एक दिल्ली को अगर हम छोड़ दें, दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला, बाकी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इनकी हम ले लें तो 145 सीटें बैठती हैं। अगर इन सीटों इन 9 राज्यों में कांग्रेस मजबूती से लड़ती है तो बीजेपी को हराया भी जा सकता है 2024 के चुनाव में। लेकिन ये बात तो कांग्रेस को समझनी है, क्योंकि इन राज्यों में कांग्रेस को मदद लेने के लिए किसी दूसरे राज्य की तरफ नहीं देखना है। वहाँ अपोजिशन यूनिटी की बात नहीं करनी है। अपोजिशन यूनिटी और मोदी के मुकाबले कौन, ये दोनों बीजेपी के ट्रैप है और इस ट्रैप में बार बार कांग्रेस फंसती है, दूसरे फंसते हैं और मीडिया में इसी ट्रैप पे चर्चा होती है। और कुछ लोग तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो अपोजिशन तो विदिन कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस में ही तो असली अपोजिशन है और कहाँ है अपोजिशन। और मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस में राहुल गांधी अपनी बेचारे राहुल जी सफाई दे रहे हैं। राहुल गांधी बार बार कांग्रेस को पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस के ही कुछ नेता उसे पटरी से उतारने की कोशिश में कर देते हैं, उतार देते हैं। तो ये कांग्रेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि कांग्रेस ही आपस में ही एक दूसरे को निपटाने में लगे रहते हैं और ये बात हर स्टेट में लगभग है। अभी 3 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव, इसकी जब भी कोई चर्चा नहीं हो रही है, वहां कांग्रेस की पोजीशन कांग्रेस के लिए और खड़गे साहब की कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहले 3 राज्यों के चुनाव ये हैं, तो वो एक लिटमस टेस्ट होगा कि जहां कांग्रेस त्रिपुरा में 0 पर है, बाद में बाई इलेक्शन एक सीट जीती है, नागालैंड में भी 0 पर है, मेघालय में थोड़ी समय का तो वहाँ कितना गेन करते हैं। तो ये चीज नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो राज्यसभा विधानसभा के चुनाव होने वाले, इससे पता लगा। हर्षवर्धन, एक सवाल, अभी जो बात बहुत हम लोगों ने हल्के अंदाज में की ना कि दिग्विजय सिंह सेल्फ गोल करते रहते हैं कांग्रेस में, बेचारे राहुल गांधी सफाई दे रहे हैं, वो 3000 किलोमीटर चलने के बाद ये सफाई दे रहे हैं। वो ये सवाल बहुत सीरियस है, इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। इसलिए सीरियस है कि 2014 तक किसी को भारतवर्ष में किसी राजनीतिक एनालिस्ट को यह उम्मीद थी कि हिंदुओं के वोट के दम पे कोई सरकार बन सकती है? बता दे, कोई बता दे। किसी ने आज तक एक लेख लिखा हो? 14 में यह मिथक टूटा और ये कोई कह दे कि नहीं उसमें एंड ब्लॉक मुसलमानों ने बहुत समर्थन किया था। ये जो 80-20 की लड़ाई है ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सेल्फ गोलर बहुत सारे बैठे हुए हैं और भ्रम फैलाने, नैरेटिव से बाज नहीं आने और गलत चीज़ों के लिए प्रमोट करते हैं। अब यही सवाल मेरा आपसे भी है कि जब बीजेपी भी इस तरीके के बहुत लिबरल बनने की कोशिश कर रही है, तो क्या उसके अपने कैडर में कुछ लोग नाराज नहीं होंगे? जो +10 आपने किया था वो +10 क्यों रहेगा भाई? ये एक वाजिब सवाल है। नहीं, निश्चित तौर पर नहीं रजी, लेकिन यहाँ हमें कुछ ध्यान से देखना चाहिए कि फर्क कहाँ है। अगर नरेंद्र मोदी ये कह दें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या क्या बोलते हैं वो सारी चीजें, तो उसमें कहीं भी ये नहीं है कि हम मुस्लिम अपीजमेंट करेंगे। यहां तक कि जब नेशनल एग्जीक्यूटिव से बात आई और जो न्यूज एजेंसी थी उसने कोट कर दिया कि पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की बात है, तो ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हों। और अब तो संघ प्रमुख ने बाकायदा कहा कि डीएनए एक है, भाई मुसलमान क्यों हिंदू से लड़के रहे, हिंदू क्यों मुसलमान से लड़के रहे। लेकिन एक बात और कही नरेंद्र मोदी ने कि हमें उनके वोट मिले ना मिले, जो राष्ट्रीय कार्य समिति से निकल कर आया, हमें उनके वोट मिले ना मिले, लेकिन हमको सबका भरोसा जीतना है। अब जब ये नरेंद्र मोदी कहते हैं और जब एके एंटनी कहते हैं कि भैया हमारे ऊपर मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम परस्त का ठप्पा लगा हुआ है, और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये जम्मू कश्मीर पहुंचते जब दिग्विजय सिंह कहते हैं कि सेना ने जो किया उसका प्रमाण दो, जम्मू कश्मीर में बोल रहे हैं, तो इसको जरा समझिए, ये कोई सेल्फ गोल नहीं है दिग्विजय का। हाँ। ये पूरी तरह से मुस्लिम वोटों को लोकसभा के लिहाज से एकजुट करने की तैयारी है। अरे फिर तो मैं डेजावू कर दिया आपने, फिर वही कहानी शुरू हो गई। नहीं, अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पूरी तरह संक्षेप में। अगर ये आप नहीं सुनेंगे तो फिर आप वो नहीं समझ पाएंगे जो जवाब आप जानना चाह रहे हैं। संक्षेप में। हाँ,
कुछ उग्र हिंदू बार बार कह रहे हैं और एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि अच्छा मोदी जी भी क्या तुष्टीकरण और तृप्तिकरण की तरफ जा रहे हैं। मैंने जो शुरुआती टिप्पणी में कहा फिर से दोहरा रहा हूं और आपको यूसुफ भाई की बात को ध्यान में दिला रहा हूं। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिहाज से मुसलमान कांग्रेस के साथ एकजुट होगा और ये वो खबर है जिसकी वजह से जो 10% में माइनस करने की कोशिश होगी वो माइनस नहीं होगी, नंबर 1। दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से ये जानते हैं कि सिर्फ हिंदुत्व छिपा कर वो वोट नहीं हासिल किया जा सकता है। इसीलिए मैंने जो गिनाया कि जात का फैक्टर हो, स्कीम का फैक्टर हो, वो उसको शामिल रखते हैं। जी हर्षवर्धन, ये जो मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वही महत्वपूर्ण सवाल फिर वहीं खड़ा हुआ ना, घूम के कहानी फिर वहीं आ गई कि जो 80-20 की लड़ाई है उसमें 50% पे आप पहुंच रहे हैं। उस 50 में वो पूरा 80 का 50 नहीं होगा, लेकिन उसी में आप कंसोलिडेट करें। इसलिए मैंने सवाल जब पूछा था कि उधर भी पीक हो रहा है, टॉप आउट हो रहा है, ये बात समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा था डेजा वू कहानी फिर से हो जाएगी। एकदम उसी पैटर्न पे हम लोग चुनाव लड़ते हुए देखेंगे जो 19 में लड़ गए थे, जो 14 में लड़ गए थे। आज के लिए इतना ही, माफ़ी चाहूँगा, समय काफ़ी कम है, लेकिन अभी तो ये चला है मामला, तो बहुत सारे ऐसे शोज हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।